वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे, तहरीरी तौर पर बताना होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत किए। पहले विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमे मुकर्रर करता था। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जराए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास पीर को मुतवक्के है। कल के जलसे से मुतालिक पीटीआई रहनुमा और वकला इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। अंडरटेकिंग जो थी वो हम नहीं दे रहे थे, जिसके ऊपर डीसी साहब ने भी कहा कि ये 2 अंडरटेकिंग्स के ऊपर हम आपको कंपेल नहीं करते। वक्त के लिहाज से उन्होंने इस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक हम अपना पुरअमन जलसा कल लाहौर में अजीमुशान करेंगे। इसके अंदर मैं अपनी ILF पाकिस्तान की टीम, अपने अहमद खान भच्चर साहब, अपोजिशन लीडर नईम हैदर पंजोता साहब और जो भी पार्टी के लीडर्स हमारे साथ यहाँ पे शामिल रहे, उनके शुक्रगुजार हैं। और ये काविश हमारी जुलाई 2024 से चल रही थी कि हमें जलसे की इजाजत दी जाए, लेकिन हर दफा कोई ना कोई रुकावट पैदा की जाती थी। आज हाई कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो उसके बाद उन्होंने ये हमें जलसे की इजाजत दी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद खान भच्चर साहब, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, के वो आपसे मुखातिब हूं। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। और इमरान खान का जो कहना था कि 21 तारीख को हम लाहौर में जलसा करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज सुरखरू हुए हैं, कामयाब हुए हैं और कल इंशाल्लाह उनकी हिदायत के मुताबिक भरपूर जलसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने वकला, अपनी कानूनी टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वकला साहबान हैं, जिन्होंने आफ्टर 9 मई, बल्कि उससे भी पहले जब रजीम चेंज हुआ, उससे लेके आज दिन तक एक मजबूत सतून साबित हुए, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। फर्दन मैं अगर नाम लूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। ये असल काविश हमारी लीगल विंग की है, सच्ची बात है। मैं इसमें पूरा अप्रिशिएट करूंगा अपनी लीगल विंग को, जिन्होंने अपने भरपूर तरीके से, जो हमारे दोस्त खड़े हैं, इन्होंने अपनी काविश और अपनी जद्दोजहद की बदौलत आज ये दिन देखना हमें नसीब किया। अब इसमें मैं कंटेंट्स में 2 चीजें आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर। देखिए, हमने 9 मई के बाद हम एक फस्तायत का शिकार हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फस्तायत और एक जबर का शिकार है और हमें जलसा नहीं किया जाने दिया जा रहा था।
حالانکہ مینار پاکستان میں پچھلے دنوں جمعیت علماء اسلام نے جلسہ کیا, منہاج القرآن نے اپنا جلسہ کیا وہاں پہ, تو وائی ناٹ پاکستان تحریک انصاف, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی. فارم 45 کے ذریعے 2.60 کروڑ ووٹ لے چکی ہے, فیڈریشن کی علامت ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ اپنی گھریلو وائف کے ساتھ جیل میں ہے. اس سے بڑی فسطائیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہماری لیگل ٹیم نے جنگ کی, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امتحان ہے اس سو کالڈ گورنمنٹ کا, جو کہ ایک عطا کی ہوئی گورنمنٹ ہے, کہ کل ہمارا جلسہ پرامن ہونے دیں. پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. ڈی سی لاہور نے جلسے کی اجازت دے دی ہے, نوٹیفیکیشن میں کیا شرائط ہیں؟ خواجہ نصیر سے جان لیتے ہیں. خواجہ نصیر بتائیے کیا کچھ طے پایا؟ بالکل, اس وقت 3 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور, ڈی آئی جی آپریشنز اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان کل کے جلسے کے حوالے سے ایس او پیز جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں. کل کا جلسہ جو ہے اس میں اجازت جو دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کینا مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کی, اس کا وقت دوپہر 3 سے شام 6 بجے تک کا رکھا گیا ہے. جبکہ اس کی دوسری اہم ترین شرط یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرتے ہوئے جو ایک حکومت کے مطابق جو سخت ترین زبان استعمال کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اور دیگر مسلم لیگی کابرین کے لیے, اس حوالے سے وہ معذرت کریں گے. جس پر یہاں پر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے اشتیاق خان, انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر پہ یہ بات واضح کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے تمام تر کولوں فیل کے خود ذمہ دار ہے. اگر وہ کل جلسے میں تشریف لاتے تو خود طے کریں گے کہ انہوں نے معذرت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کے علاوہ لیکن اگر وہ معذرت نہیں کرتے تو اس کے بعد کا کچھ لکھا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی اپالوجی جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے اور اپنی اپالوجی کو سلنڈر کریں گے جلسہ عام میں. کہ 8 ستمبر کے جلسے کے دوران جو گفتگو انہوں نے کی وہ ایک جسے امورل گفتگو کہتے ہیں, وہ ایک امورل گفتگو تھی, جس پر پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ان کے بہاف پر کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ یہاں ہم کو کمٹمنٹ دے دیں. اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کل تشریف لاتے ہیں جلسہ میں جو کانا میں ہوگا, اور وہاں آنے کے بعد وہ خود ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے پہلے خواجہ نصیر کوئی معاہدہ ہوا ہے جس پر دونوں فریقین نے دستخط کیے ہوں یا پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے دستخط کر کے دیا؟ نہیں, یہ باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جو کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تقریباً 5:30 بجے یہاں پر تشریف لائے تھے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور ساتھ ان کے وکلاء آئے تھے, اسمبلی آئے تھے, اور 3.5 گھنٹے یہاں تفصیلی مشاورت ہوتی رہی. ایک شک پر مشاورت ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور یہ تمام ہی جو متعلقہ فریق ہیں ان کو مل گیا. پی ٹی آئی نے بھی ریسیو کر لیا. جی بالکل, پی ٹی آئی کو نوٹیفیکیشن مل چکا ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے میڈیا کو بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے, خواجہ نصیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی سی لاہور نے جلسے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کانا مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت ہوگی. 3 سے شام 6 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی, جبکہ نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد جلسے میں کی گئی تقریر پر معافی بھی مانگنا ہوگی. جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیروں کی تیاری. پی ٹی آئی کے وزیروں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سبزہ زار میں ورزش کی. صوبائی وزیر تعلیم مینا خان نے کہا کہ 21 تاریخ کو لاہور میں خوف کے بت توڑ دیں گے. تمام پاکستانی جلسہ کامیاب بنانے مینار پاکستان پہنچے. پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے. پورے پاکستان سے جتنے نوجوان ہیں, جتنی فیملیز ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, دستیاب وسائل کے اندر نکلے. ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں کہ جہاں پہ قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. 21 تاریخ کو خوف کا یہ بوتھ جو ہے یہ لاہور میں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد ایوان میں پارٹی پوزیشن تبدیل ہو گئی. تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کرتے ہوئے 80 ارکان کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا. نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم لیگ نون 110, پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں. پاکستان کے عوام نے میجورٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کو دی. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک اسپیکر خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی. قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کر لی.
मुताबिक 80 अरकान असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद जाहिर किया गया था। कौमी असम्बली में JUI से 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। PK मैप और BNP मैंगल और MWM की एक नशिस्त है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी 69, MQM की 22, काफ लीग 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग जिया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। एक आज़ाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। हुकूमत खैरात के मुस्तहिक हैं, स्पीकर खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। पार्टी पोजीशन में नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम से वापस ली गई नशिस्तों का जिक्र भी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद हुआ तो 23 मखसूस नशिस्तों में से 15 नून लीग, 5 पीपल्स पार्टी और 3 JUI को मिलेंगी। स्पीकर को मखसूस नशिस्तों की खैरात मांगते शर्म आनी चाहिए। अवाम ने मैंडेट PTI को दिया, हुकूमत पहले साबित करे वो इस खैरात की हकदार है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो अपने ही नाना के आइन पर कुल्हाड़ी से ज़रब लगा रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया, मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स को दी और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो हुकूमत पहले अपने आप को साबित करे कि खैरात के मुस्तहिक हैं। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अली भुट्टो जिन्होंने आईन इस मुल्क को दिया, आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर उस आईन की रूह बेकारी जर में लगा रहे हैं और मुद्दई बन गए हैं अपने नाना के आईन की हुर्मत को पाश करने में। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको कि सरेआम की टीम का लेस्को ऑफिस में स्टिंग ऑपरेशन। लेस्को के डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल अब्दुल्ला शब्बीर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं सरेआम प्रोग्राम के मेजबान इकरारुल हसन से। इकरार, बताइएगा क्या मामला रहा? जी बिल्कुल, ये लेस्को इदारा है जो ज़ाहिर लाहौर में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। उसके सीनियर तरीन अफसरान के भयानक करप्शन में मुलव्विस होने के सबूत हमें मिले थे, जिसके बाद हमने अपने तौर पर भी कुछ वीडियोज रिकॉर्ड की और डिप्टी डायरेक्टर लेस्को को रंगे हाथों 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए हमने पकड़ा। उसके बाद ज़ाहिर उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर अल्टीमेट कार्रवाई के लिए उनको FIA के हवाले कर दिया गया। बड़े दिलचस्प मनाजिर थे और बड़े हैरान कुन भी कि एक आला सतह का अफसर किस तरह से रिश्वत लेता है, किस तरह से अपने पास जो साइरीन आते हैं उनकी जिंदगी को अजीरन कर देता है, सिर्फ इसलिए कि ये मालूम कर सके कि क्या आने वाला रिश्वत दे सकता है या नहीं। और जब तक रिश्वत नहीं मिलती कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, कोई दस्तखत नहीं किया जाता, कोई दफ्तरी काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। अनफॉर्चुनेटली लेस्को में लोग जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। तो हमने ये रिकॉर्डिंग की और अजीब सूरत हाल थी जब इन साहिब ने जो रिश्वत के नोट थे उनको निगलने की कोशिश की ताकि कोई सबूत जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हाथ ना लग सके। लेकिन टीम सरेआम ने अपने तौर पर मुकम्मल रिकॉर्डिंग्स कर रखी थी, वीडियो एविडेंस मौजूद है। अब डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ FIA ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया और हमें उम्मीद है कि लेस्को इस तरह के रिश्वतखोर अफसरान से जान छुड़वाएगा और ये साहब अपनी नौकरी पर बरकरार नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया इकरार। और कराची में डाकू को लेने के देने पड़ गए। क्लिफ्टन तौहीद कमर्शियल में मोबाइल फोन शॉप लूटने की कोशिश। डाकू ने पिस्तौल के जोर पर तशद्दुद करके पैसे लूटे, लेकिन मौका मिलते ही दुकानदारों ने बहादुरी दिखाकर डाकू को पकड़ लिया। हाथापाई में डकैत की विग भी उतर गई। मजीद लोग भी मदद को पहुंचे और डाकू की दुर्गत बनाई। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। आज दोपहर को ये डकैती की वारदात अकेला ही डकैत मोबाइल मार्केट में आया है। दुकानदार के साथ लूट मार के बाद ये दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। इस दौरान वहां मौजूद दुकानदारों ने हिम्मत दिखाई तो पता चला जिस डकैत को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे वो शनाख्त छुपाने के लिए विग पहनकर आया था। पुलिस के हवाले इसको किया गया तो पता चला है मुलजिम माजी में भी कई डकैतियों के केसों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इस बार इसके खिलाफ क्लिफ्टन थाने में एक और डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रफाकत के नाम से इस डकैत की शनाख्त हुई जो शहरियों से लूट मार करके फरार हुआ था, लेकिन मोबाइल मार्केट के ताजिरों ने डकैती की वारदात नाकाम बनाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
उमरकोट में मुबैना तौहीन मजहब के मुलजिम डॉक्टर शाहनवाज की पुलिस के हाथों हलाकत। आईजी सिंध ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर तौहीन आमेज मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करने का इल्जाम था। मुलजिम पर जकरिया मस्जिद के खतीब की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर शाहनवाज ने वीडियो पैगाम में तौहीन मजहब के इल्जाम को बेबुनियाद और कत्ल की साजिश करार दिया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुश्तइल शहरियों ने थाने का घेराव और हंगामे भी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर शाहनवाज की मुकाबले में हलाकत का दावा किया। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों के जवाब में रॉकेटों की बौछार कर दी। लबनान से जनूबी इसराइल पर 150 से जायद रॉकेट फायर किए गए। रॉकेट गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने गुज़श्ता रात लबनान पर बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि रॉकेट हमलों में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया गया। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 41,272 हो चुकी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने T20 इमर्जिंग एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत फिर एक ही ग्रुप में शामिल हैं। 19 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल आएंगे। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। यूएई और मेजबान ओमान भी पाकिस्तान के ग्रुप में मौजूद। टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से मस्कत में खेला जाएगा। चैंपियन का फैसला 27 अक्टूबर को होगा। सऊदी अरब AI में आगे निकल गया। इंटरनेशनल कंपनी इंटेलिजेंस ने फहरिस्त जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मसनूई जहानत में तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क है। 83 मुल्कों में इसका 14वां, जबकि 11 मुल्कों में पहला नंबर है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए यार बात।